नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। दरअसल फिर उठी मिजोरम की मुख्य सचिव को बदलने की मांग। 1988 बैच की आईएएस अफसर रेणु शर्मा हैं वर्तमान में मिजोरम की सीएस। 5 प्रभावशाली नागरिक समाज समूह की एक समिति ने ये मांग उठाई है। दरअसल पिछले साल 28 अक्टूबर को केंद्र ने नियुक्त किया था आईएएस रेणु शर्मा को। समिति ने मंगलवार को आइजोल में सीएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन ने तर्क दिया है और कहा कि रेणु शर्मा के साथ हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन मिजोरम में संवाद करने में सीएस की अक्षमता प्रशासन में एक बाधा है, क्योंकि मिजो भाषा के अंदर वो संवाद नहीं कर पाती, लोकली सीधे कनेक्ट नहीं हो पाती। एनजीओ समन्वय समिति ने पिछले साल उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस संबंध में पत्र लिखा था। यूपी में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में फिल्म को देखा है। यूपी सीएम के लिए आज लखनऊ में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। फिल्म को देखने के बाद योगी ने इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की और कहा कि भारत के इतिहास से लोगों को जागरूक करने वाली फिल्म है। मुख्यमंत्री योगी ने मुक्त कंठ से यानी कि खुलकर फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा, ये फिल्म केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि इतिहास का भी आईना है। राष्ट्र निर्माण के लिए इस तरह की फिल्मों का बनना बेहद जरूरी है। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली जीवन पर आधारित है ये फिल्म में अक्षय कुमार ने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाई है। एक्स्ट्रा लगेज अब जेब पर भारी पड़ेगा। हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेगा ज्यादा सामान पर भाड़ा। अब रेलवे ज्यादा सामान ले जाने के नियम को सख्ती से लागू करेगा। रेल मंत्रालय ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी। इसमें लोगों को सफर के दौरान ज्यादा सामान ना लेकर चलने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा, रेल यात्रा के दौरान ज्यादा सामान लेकर ना आए। अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं। सामान ज्यादा होगा तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा और साथ में जेब पर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर विमान की तर्ज पर रेलवे ने इस नियम को लागू किया तो इसका एक बड़ा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी सोचता है कि अगर ज्यादा लगेज के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो फिर ट्रेन सबसे बेहतर विकल्प। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर भी इस तरीके से ज्यादा लगेज पर भाड़ा वसूला जाएगा तो यात्रा का मजा यकीनन ज्यादा सामान के साथ आधा होता है, लेकिन जेब का वजन ज्यादा हो जाएगा। 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ चेतावनी दी और कहा कि मौजूदा सरकार ने सही फैसले नहीं किए तो देश 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक टुकड़ा पहले ही हो चुका है, बांग्लादेश बन चुका है जो भारत ने बनाया। देश आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका है। बुधवार को एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारी सरकार कमजोर थी। हर कोई उसे ब्लैकमेल करता था क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। सभी जानते हैं कि ताकत किसके पास थी और अब इमरान खान ने एक और तुरुप-कइक्का पाकिस्तान के आवाम के बीच में डाल दिया है और कहा है उन्होंने कि अगर ये सरकार इसी तरीके से काम करती रही तो फिर पाकिस्तान के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े होंगे। देश वर्तमान स्थिति में आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका है। उसके पीछे का कारण दरअसल यह है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है। कोई भी देश लोन देने को तैयार नहीं है। भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इमरान खान मानते हैं, क्योंकि वो सत्ता में बचे नहीं, वो मानते हैं कि उनकी सरकार कमजोर थी, हर कोई उसे ब्लैकमेल करता था। वो कहते हैं उनके पास पावर थी ही नहीं। दरअसल पावरलेस पॉलिटिक्स का वो हिस्सा थे और सभी जानते थे कि ताकत किसके पास थी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब कर रही मनीष सिसोदिया को फंसाने की तैयारी। मैंने कुछ महीने पहले ही सबको बता दिया था कि केंद्र सरकार
सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में फंसाने वाली है। मुझे बात बहुत सी विश्वसनीय सूत्रों से पता चली थी। कल उन्हीं सूत्रों से सिसोदिया को फंसाए जाने की तैयारी की जानकारी मिली है। केंद्र ने सभी जांच एजेंसियों को कोई ना कोई फर्जी केस करने की बात कही। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया आजाद भारत के शायद सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, और ये अरविंद केजरीवाल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो बाकी देश के हिस्सों के अंदर दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को ही प्रमोट करते हैं। और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में भी आप कह सकते हैं। हाल ही में सत्येंद्र जैन के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगला टारगेट आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार बना सकती है। वो सत्येंद्र जैन का उदाहरण देते हुए भी कहते हैं कि मैंने कई महीने पहले बता दिया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी किसी फर्जी केस में सत्येंद्र जैन को फंसाने की तैयारी कर रही है, और वर्तमान स्थिति में सब कुछ सबके सामने है, और अगला नंबर मनीष सिसोदिया का। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य दिखाने की कोशिश है, लेकिन सच्चाई है कि सामान्य है नहीं। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने बैंक में घुसकर विजय कुमार को गोली मारी। इलाका दही देहाती बैंक में मैनेजर थे विजय कुमार। राजस्थान के मूल निवासी थे बैंक मैनेजर विजय कुमार। हनुमानगढ़ के भादरा तहसील के भांगवा के निवासी थे विजय कुमार। उस दिन पहले ही बैंक में कामकाज की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। कश्मीर में 3 दिन में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात। इससे पहले स्कूल में घुसकर नाम पूछकर एक अध्यापिका को गोली मार दी गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है, सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना से गुस्साए लोग जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बार फिर से स्थिति कश्मीर में बदलती हुई, क्योंकि टारगेट किलिंग की जा रही है। टारगेट किलिंग मतलब जानबूझकर निशाना बनाकर हत्याएं की जा रही हैं, और ज्यादातर कश्मीरी पंडित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। कांग्रेस के कुछ और नेता भी कोरोना से संक्रमित हैं। सोनिया गांधी के साथ बैठक में शामिल नेता कोरोना संक्रमित निकले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी, सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था। इसके बाद हुए कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव पाई गई हैं, और इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। और बात करते हैं बीजेपी में हार्दिक बधाई की। दरअसल गौ पूजा और भगवा टोपी धारण कर किस तरीके से हार्दिक बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तस्वीर को आप भी देख लीजिए। गुजरात के गांधीनगर की तस्वीर, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर, जहां हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल। हार्दिक पटेल ने बीजेपी का दामन थामा, और गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पिछले महीने ही कांग्रेस छोड़कर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, और सवाल बेहद गंभीर थे। काम की आजादी और अधिकार नहीं देने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जबकि वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने कहा, राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। और अब बात करते हैं बीजेपी का सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समन से घबरा जाते हैं। कानून की निगाह में कोई ना छोटा है ना बड़ा है, सब बराबर है। अगर करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है तो जवाब देना ही पड़ेगा। कांग्रेस और भ्रष्टाचार का पुराना नाता रहा है। भ्रष्टाचारियों को दर्द होना देश के लिए अच्छी बात है। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज की। भारत, अमेरिका समेत 26 देश इसमें शामिल होंगे। दरअसल चीन के दबदबे को खत्म करने की ये तैयारी है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन के दबदबे को खत्म करने की तैयारी 29 जून से शुरू होकर 4 अगस्त तक
नेवल एक्सरसाइज चलेगी, यानी कि समुद्री एक्सरसाइज चलेगी। अमेरिका के होनोलुलु और सैन डियागो में तैयारियां पूरी हो गई हैं। नेवल एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। दरअसल 2020 में कोविड के चलते आखिरी वक्त में इसको रद्द कर दिया गया था, यानी कहा जा सकता है कि 4 सालों के बाद ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज को रिमो पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 यानी कि रिमपैक 2022 नाम दिया गया है। रिमपैक 1971 में शुरू हुआ था। ये इस एक्सरसाइज का 28वां एडिशन है, यानी कि इससे पहले 27 बार एक्सरसाइज हो चुकी है। 2020 में इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोरोना संक्रमण था। मानकर चल सकते हैं 4 साल के बाद ये एक्सरसाइज हो रही है। और इसमें क्वाड में शामिल 4 देश यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये इस ड्रिल में शामिल हों। डोंट मेक इट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। जगन्नाथपुरी अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। हेरिटेज कॉरिडोर निर्माण रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस हिमा कोहली ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई ने टिप्पणी की और सुनवाई पूरी हुई। फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन टिप्पणी क्या की गई? टिप्पणी बेहद दिलचस्प है। टिप्पणी की गई है डोंट मेक इट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कि इसे राजनीति का मंच मत बनाइए। भारी उम्मीदवार के मुद्दे पर महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बना है। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश से आते हैं और महाराष्ट्र से उनको उम्मीदवार बना दिया है। इसके विरोध में आशीष देशमुख ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में जमानत भी इमरान प्रतापगढ़ी बचा नहीं पाए। आशीष देशमुख ने इस्तीफा देते हुए सवाल उठाया और कहा कि क्या शायरी और कव्वाली के लिए राज्यसभा भेजे जा रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। वहीं झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक नाराज है। झामुमो ने कांग्रेस को दरकिनार कर खड़ा किया अपना उम्मीदवार। इससे कई कांग्रेसी विधायक नाराज हैं। झामुमो से समर्थन वापस लेने की मांग की जा रही है। कुछ विधायकों ने सरकार को बाहर से समर्थन देने की भी मांग कर दी है। झामुमो ने महुआ माझी को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी के आदित्य साहू को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। निर्विरोध राज्यसभा जाएंगे महुआ माझी और आदित्य साहू। पद्मश्री मशहूर संतूर वादक भजन सोपोरी का निधन हो गया। वो 74 साल के थे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दरअसल 1948 में श्रीनगर में पंडित सोपोरी का जन्म हुआ था। सोफिया वातावरण के बीच में वो पैदा हुए। कश्मीर घाटी के सोपोर के रहने वाले थे भजन सोपोरी, और सोपोरी के निधन से संगीत जगत में शोक का माहौल छा गया है। विकी बताओ का स्वागत है। चंदे के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है। चुनाव आयोग ने जारी की 2020-21 की रिपोर्ट। बीजेपी को 2020-21 के दौरान मिले 477.5 करोड़ रुपए का चंदा, जबकि इसी दौरान कांग्रेस को मिला सिर्फ 74.50 करोड़ का चंदा। बीजेपी को मिला कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा चंदा। कांग्रेस को मिला चंदा बीजेपी को मिली रकम का महज 15%। 2019-20 में संपत्ति के मामले में बीजेपी पहले नंबर पर रही, जबकि मायावती की बीएसपी दूसरे नंबर पर और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 2019-20 में बीजेपी ने अपनी संपत्ति 4,847 करोड़ रुपए घोषित। ये देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा है। अब तक कांग्रेस ने संपत्ति 588.16 करोड़ घोषित की है। एडीआर के मुताबिक 2020-21 के दौरान 7 इलेक्टोरल ट्रस्टों का कहना है कॉरपोरेट और व्यक्तिगत मद से कुल 258.4915 करोड़ रुपए मिले। इनमें से 258.4301 विभिन्न दलों को बांटे गए,
बीजेपी को 212.05 करोड़ रुपए दिए गए, यानी कुल रकम का 82.05% हिस्सा बीजेपी को मिला। सबसे बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट प्रूडेंट में 209 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। 2019-20 के दौरान उसने बीजेपी को 217.75 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अफगानिस्तान और चीन से संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय प्रयासरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता की। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने पर कहा, पिछले साल 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने की वजह से हमारे भारत स्थित अधिकारियों को वापस लाने का फैसला लिया गया। हालांकि स्थानीय कर्मचारी दूतावास परिसर का रखरखाव जारी रखे हुए हैं। स्थानीय कर्मचारी मानवीय सहायता प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। भारत के अफगान लोगों के साथ ऐतिहासिक और सभ्यता का संबंध है और वो लंबे समय से चले आ रहे संबंध हमारे दृष्टिकोण के मार्गदर्शन करते रहे। भारत चीन सीमा वार्ता पर अरिंदम बागची ने कहा, हम जल्द वरिष्ठ कमांडो की बैठक के अगले यानी कि 16वें दौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।